बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज अल्लाह ताला की शान देख रही हूँ। मुझे और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला की ज़ात पर पहले दिन से भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन ना मियां साहब को ये पता था, ना मुझे ये पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वही हुकूमत है, वही जाली हुकूमत है, वही अदालतें हैं, वही ताकत का गलत इस्तेमाल है, वही साजिशी आज भी मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखें कुदरत का निज़ाम कि इनकी मौजूदगी में, इनके दौरे हुकूमत में आज नवाज शरीफ साहब के हक में, उनकी बेगुनाही में आज तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई है। तीसरी बड़ी शहादत अदलिया के अपने अंदर से सामने आई है। तो हमें ये यकीन था कि जालिम के दिन गिने होते हैं और जालिम की पकड़ बहुत सख्त होती है। सुन रखा था, देख लिया था, लेकिन इतनी जल्दी जालिम शिकंजे में आ जाएगा, इतनी जल्दी हुकूमत में और पावर में रहते हुए एक्सपोज हो जाएगा, यकीन जानिए इसका अंदाज़ा ना मियां साहब को था ना मुझे था। इसलिए आज हम सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आप देखें कि जिसने सज़ा दी अरशद मलिक साहब मरहूम, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हक में अपनी ज़िंदगी में गवाही दी। अपने नौकरी के मुलाजमत के दौरान उन्होंने ये गवाही दी। उसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज थे, उन्होंने अपनी दौराने मुलाजमत नवाज शरीफ साहब के हक में गवाही दी और कहा कि जिस शख्स ने 2 साल की मेहनत के नतीजे में नवाज शरीफ के मुकदमे और उनके फैसले करवाए, जोर, ताकत, धौंस और धांधली के नतीजे में वो शख्स उनके पास चल कर गया, वो शख्स जो आज पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बना है और उस फाई में कहने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो शख्स गया शौकत अजीज सिद्दीकी के पास और कहा कि नवाज शरीफ साहब के बेंच में या तो ना बैठना या फिर नवाज शरीफ साहब को बेल नहीं देनी। और अब गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं, उनकी ये गवाही आ गई कि साकिब निसार साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनके सामने फ़ोन पर ये कहा, बल्कि ये गारंटी ली कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले बेल नहीं दी जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मामलात बहुत फ़र्क होते हैं। आप ये ऐसे एक्ट करें जैसे आपने ये बात सुनी ही नहीं, सुनी अनसुनी कर दें, यानी कि अपनी मजबूरी का भी इजहार किया और इस बात से इनकार नहीं किया कि मैं तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी करने जा रहा हूँ। लेकिन बजाय इसके कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता, पहली गवाही पे मिलता, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की गवाही पे उनको इंसाफ मिलता। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कोई आम शख्स नहीं है, उन्होंने आइन और कानून का हल्फ उठा रखा है। वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज थे। उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान ये सवाल उठाया, ये शहादत दी, तो बजाय इसके कि उनकी इस शहादत पर
एक्शन लिया जाता, नवाज शरीफ को इंसाफ दिया जाता, भले आप शौकत अजीज साहब को बुला लेते, जनरल फैज साहब को बुला लेते, दोनों को बुलाते, दूध का दूध पानी का पानी करते, आपने उस मुअज़्ज़ज़ जज को नौकरी से फारिग कर दिया। बल्कि ना सिर्फ ये, आपने उसको सच बोलने की पादाश में आपने उसका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले गए और अब वो रिटायर हो गए हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है, लेकिन वो अभी तक अपने लिए इंसाफ के मुंतज़र हैं, अपना मुकदमा की बारी आने के मुंतज़र हैं। तो जिस मुल्क में जो मुनसिफ हैं वो ही उन्हीं को इंसाफ ना मिले तो आपकी और मेरी इंसाफ की फराहमी तो बहुत दूर का ख्याल है। उसके बाद शहादत आई खुद सज़ा देने वाले जज की, जिनका नाम अरशद मलिक है, जो अब अल्लाह ताला की पास जा चुके हैं। तो बजाय इसके कि उस पर कोई कार्रवाई की जाती, उनकी जो इल्ज़ामात थे उसकी तहकीकात होती, आपने उन्हीं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उस मामले को इस तरह दबा दिया जैसे वो कोई मामला ही नहीं था। बजाय इसके कि आप तहकीकात करते कि अरशद मलिक को उसकी वीडियो किसने दिखाई और क्यों ब्लैकमेल किया, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को या जिसकी हुकूमत थी उसको सज़ा देने के लिए, जाली सज़ा देने के लिए आपने उस जज को कहा कि वो कानून के जो चेहरे पर दाग है, बदनुमा दाग है, तो वो दाग आपने मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उस दाग को मज़ीद गहरा किया और जज को सज़ा दी, शहादत देने वाले को सज़ा दी, लेकिन जिसके बारे में उसने शहादत दी थी उसके बारे में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज साहब हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन का नोटिस उनको दिया है, अंसार अब्बासी साहब को, जिन्होंने ये खबर जो है वो अखबार में छापी और जिस मीडिया हाउस ने चलाई, उनको अदालत में बुला लिया गया और उनको सिर्फ एक पैगाम रसां होने का उनको उसकी सज़ा ये दी गई कि उनके ऊपर तौहीन लगा दी गई और उसका नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि आप उनको भी बुलाते, उनसे सच पूछते, सुनते, लेकिन सबसे पहला नोटिस अगर किसी को जाना चाहिए कि मैं आकर जवाब दूं या अदालतों के चक्कर लगाऊं, तो ये तो जवाब आपकी जो आपने जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की है, उसका सबूत है। जब नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगा, मुझ पर इल्ज़ाम लगा, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम बेकसूर थे, नाजायज़ इल्ज़ाम था, तो हमने कहा हम खड़े हैं, हमारा एहतसाब करो। 200 के करीब हमने पेशियां भुगती जाली मुकदमों के अंदर। और आप साकिब निसार साहब, आपने सारी ज़िंदगी आप इंसाफ के, कानून के तालिब इल्म रहे हैं, इंसाफ की तरसील के ज़िम्मेदार रहे हैं, हाईएस्ट कोर्ट के सरबराह रहे हैं, और आपने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं क्यों इसमें आऊँ? ना मैं इनकार कर रहा हूँ, ना मैं इकरार कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है अदालतों के चक्कर लगाने की? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ तो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म था, उसने अपने पूरे ख़ानदान समेत, अपनी बेटी समेत, उसने झूठे मुकदमात को, आज ये 5वां साल है हमें अदालतों के चक्कर लगाते हुए। अगर एक मुंतखब वज़ीर आज़म, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म ऑफिस छोड़ सकता है, अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, आइन के सामने बेगुनाह होते हुए भी सर झुकाता है, तो आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? और आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब कोई बयान हल्फी आता है, जब कोई एफिडेविट आता है, तो उसके जवाब में भी बयान हल्फी ही लाया जाता है। उसके जवाब में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती जिसमें ये कहा जाए कि कोई होता कौन है मुझे अदालत में बुलाने का, मैं चक्कर
पूरी दुनिया ने देखा, उसमें आप एक अदालत के सामने पेश होने की भी रवादार नहीं है। और फिर आप ये देखें कि इंसाफ के मयार आप देखें कि मुशर्रफ को सजाए मौत सुना देने वाली जो अदालत थी या जो फैसला था, उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो खसूसी अदालत जिसने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को, कौम के मुजरिम को, पाकिस्तान के मुजरिम को, जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, उसको जिसने सजाए मौत सुनाई थी, उस सजा को ख़त्म कर दिया जाता है सिर्फ इस छोटे से उसके ऊपर कि उस खसूसी अदालत की जो मंजूरी थी वो कैबिनेट ने नहीं दी थी। और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही की गवाही शहादत 3 जजेस ने दी, लेकिन फैसला जूं का तूं बरकरार है। तो इंसाफ के ये मयार आप कौम के सामने हैं, सब देख रहे हैं। और अंसार अब्बासी साहब की मैं इज़्ज़त करती हूँ, पूरी दुनिया ये मानती है कि वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी ख़बरें लिखते हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी अगर कोई बात है तो वो करते हैं। तो इंसाफ का तकाज़ा ये था कि बुलाकर सुना जाता और सच बोलने को तौहीन का नाम ना दिया जाता। सच जो है वो तौहीन नहीं है, सच निजात है। और अतर मिनल्ला साहब एक बहुत रिप्यूटेड जज हैं, उनकी एक अच्छी शोहरत है, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ, एहतराम करती हूँ। वो चंद उन जजेस में से हैं जो आइन और इंसाफ पर चलने पर यकीन रखते हैं। मजबूरियाँ अलग, लेकिन उनकी वो एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं। और वो जज हैं जिन्होंने जब लॉयर्स मूवमेंट में उन्होंने जजेस की और इंसाफ की बहाली के लिए जिद्दोजहद की थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ और जजेस और लॉयर्स के साथ मिलकर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अतर मिनल्ला साहब भी जानते हैं कि वो सिर्फ जजेस की बहाली की मूवमेंट नहीं थी, वो जो जजेस उस वक्त अपनी अपनी कुर्सियों पर मौजूद थे वो उनकी बहाली की या कुछ अफराद की बहाली की मूवमेंट नहीं थी, वो उस अदल की बहाली की मूवमेंट थी जिसको एक डिक्टेटर ने विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तो अतर मिनल्ला साहब से मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इस मामले में सच को सामने आने देंगे, सच को तौहीन का नाम नहीं देंगे, सच के रास्ते को आसान बनाएंगे, उसके अंदर से जो दुश्वारियां हैं और रुकावटें हैं उनको दूर करेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तौहीन अदालत किस चीज़ का नाम है या मुनसिफ की तौहीन किसका नाम है, तो आप अभी 2-3 दिन पहले के हुकूमती एक शख्स के जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती, उसने ये बात की थी कि उस जज को सामने खड़ा करके जूते मारने चाहिए। इससे बड़ी तौहीन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 74 साल की तारीख़ में कभी पाकिस्तान में ना किसी मुनसिफ की हुई है ना अदलिया की हुई है। और इस तौहीन पे अगर नोटिस नहीं लिया जाता, बाकी जो इतने वाक़यात है तौहीन के उसका अगर नोटिस नहीं लिया जाता, तो फिर शकूक व शुबहात उठेंगे और जायज़ होंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, और मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो मुझसे ज़्यादा इस बात को जानते हैं कि जब अदालत में कोई मुल्ज़िम आता है तो आप उसके सामने मुक़द्दस किताब को रखते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि किताब पे हाथ रखो और ये हल्फ लो, ये कसम खाओ कि तुम सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो जब आप तरगीब देते हैं मुक़द्दस किताब पे हाथ रखने की कि हाथ रखो और कसम खाओ कि सच कहूँगा, तो फिर आपको उस सच को सामने आने देना चाहिए। आप उस सच बोलने की तरगीब दे रहे हैं लोगों को, और जब वो सच सामने आ रहा हो और कुदरत सामने ला रही हो तो आपको फिर उस सच का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और जब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं थे
انہوں نے کہا کہ میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, ثاقب نثار صاحب بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. تو جو سچا تھا اس نے یہ بات کر دی, وہ جو جھوٹا تھا وہ دوڑ گیا. اب وہ نہ عدالت میں آئے گا, نہ ہی کسی ٹی وی انٹرویو میں آپ کے کسی بھی سوال کا سامنا کرنے کا تیار ہوگا, کیونکہ اس کے پاس اپنے مظالم کا کوئی جواب نہیں ہے. اور صرف میں جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں, میں صرف ان کی گواہی پر نہیں جاتی, اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. لیکن جن چیزوں کا فیصلہ ہو چکا, جن چیزوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ ثاقب نثار صاحب نہ صرف قانون کے, عدلیہ کے, قوم کے, آئین کے اور اس 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں, ان چند چیزوں میں سے میں آپ کو ذرا کچھ دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ جو پھرتیاں انہوں نے اپنے چیف جسٹس ہونے کے دوران دکھائی تھیں, اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے سامنے ایک نیفیریس ڈیزائن تھا, ایک سازش تھی جس کو انہوں نے انجام دینا تھا, جس کا وہ مہرہ بنے. ان کے سامنے ایک ایجنڈا تھا جس کی تکمیل ان کی ذمہ داری, ان کی جو سربراہی ہے اس میں ہونا تھی. چن چن کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر توہین عدالت لگائی, مسلم لیگ نون کے سٹنگ ایم این ایز پر لگائی, مسلم لیگ نون کے وننگ ہارسز پہ لگائی, ان کے الیکٹیبلز پر لگائی, جن کا ان کو یقین تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ الیکشن میں جیت کے مسلم لیگ نون کی نمبر آف سیٹس میں اضافے کا باعث بنیں گے, جس میں یہ طلال چودھری صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, میرے دائیں دانیال عزیز صاحب یہ ساتھ پیچھے کھڑے ہیں, میرے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلم لیگ نون میں آپ کو ان لوگوں کی کمی نظر نہیں آئے گی جن کو چن چن کر توہین عدالت پر سو موٹو نوٹسز لے کر ان کو سچ بولنے کی پاداش پر ان کو انتخابی میدان سے باہر کیا گیا. ثاقب نثار صاحب نے کیا, اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے سینیٹرز کو, ہمارے اپنے ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, سینیٹرز کو انہوں نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روکا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے اور پی ایم ایل این کی الیکٹورل سٹرینتھ کا باعث بنیں گے. اور اس کے علاوہ بدنام زمانہ, اب میں کیا کہوں, پیناما کرتے ہوئے جو اقامے پر ذلت کا سفر اختتام پذیر ہوا, وہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ہوا. اور وہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا, وہ اتنا ہی انصاف کا قتل پہ ان کو تسلی نہیں ہوئی, انہوں نے تاحیات 22 کروڑ عوام کے ریپریزنٹیٹیو نواز شریف کو انہوں نے نااہل کیا, تاحیات اس کی بیٹی کو بغیر کوئی الیکشن لڑے, بغیر کوئی سرکاری عہدہ رکھے ہوئے 7 سال سزا دی, نااہل کیا. اور اس کے بعد وہیں پر ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے تاریخ ایک بنا دی انصاف کے قتل کی. انہوں نے نواز شریف کو پی ایم ایل این کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. اور ان دنوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, لوگ یہ ظلم دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ مقدمہ چاہے پرویز رشید صاحب کا ہو یا مقدمہ آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو, سزا نواز شریف کو ملے گی اور بار بار ملے گی اور اسی بینچ سے ملے گی اور اسی کورٹ سے ملے گی. اور جی نہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تاریخ کے اندر ہر چیز درج ہے, وہ نہ آپ بھولے نہ میں بھولی ہوں. بلکہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ ایکسیسز کمٹ کر لیں, جب یہ زیادتیاں وہ کر چکے, تو بجائے اس کے کہ وہ شرمسار ہوتے یا کہیں نہ کہیں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے یا بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے, وہ کہاں کس طرف چل پڑے,
वो अपने सरकारी खर्चे के ऊपर कभी किसी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी कहीं छापे मार रहे हैं, और पाकिस्तान का कोई शख्स, कम ही शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो साजिश में शरीक नहीं था। साजिश में जो शरीक थे उनको तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन हासिल थी, साकिब निसार साहब की भी और औरों की भी। साजिश के सारे मोरे बचे हुए थे। उसके अलावा कोई कारोबारी शख्स, कोई मीडिया का कोई भी सच बोलने वाला इंसान या कोई भी आम शहरी साकिब निसार साहब के रऊनत से और अताब से बचा नहीं। उन्होंने भरी अदालत में लोगों को खड़ा करके बेइज्जत करना शुरू किया और अपने कुर्सी का फ़ायदा उठाया, लोगों की तजलील की। PKLI जैसा अवाम का इदारा, जिसमें अवाम के जिगर का, लिवर का, बीमारियों का एक वाहिद इंस्टीट्यूट है, शहबाज शरीफ साहब की उस पे मोहर लगी है उनकी खिदमत की, कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो लोग इंडिया पैसा ना होने की वजह से जिगर के अमराज के लिए इंडिया जाया करते थे, वो उन्होंने PKLI इदारा बनाया। और साकिब निसार साहब ने अपने भाई को, फ़कत अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन लाखों करोड़ों पाकिस्तानी अवाम को इलाज की सहूलत से उन्होंने जो है वो सहूलत उनसे छीन ली। और उसके अलावा मुझे वो दिन भी याद आता है जब एक अदालत में इन्होंने छापा मारा, रेड किया बतौर चीफ जस्टिस, और वो जज अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। मैं उन जज का नाम नहीं जानती, आप लोग जानते होंगे, हमने तो टीवी पे देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था। और वो जज का मोबाइल उन्होंने यूं उठा के ऐसे फेंका, और उसके बाद यहीं पर उनकी चार्जशीट ख़त्म नहीं होती। उनकी चार्जशीट में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो इमरान खान जैसे शख्स को, जो आज 22 करोड़ अवाम का मुजरिम है, साबित करप्ट तरीन इंसान है, जो ना सिर्फ करप्ट है बल्कि करप्शन का सरगना है, जो ना सिर्फ ये कि अपनी ATM मशीन्स को प्रोटेक्शन देता है बल्कि माफियाज को प्रोटेक्शन देता है, माफियाज का सरबराह है। ऐसे शख्स को साकिब निसार साहब ने साकिब और अमीन के लक़ब से नवाजा, और ये उन्होंने इमरान खान को तो फेवर कर दिया, या इमरान खान को लाने वालों को तो फेवर कर दिया, लेकिन 22 करोड़ अवाम के साथ उस दिन से, जिस दिन से उनको साकिब और अमीन का या सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया, उस दिन से आज दिन तक इमरान खान ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से जो भी ज़्यादतियाँ की हैं, उन सब का ज़िम्मेदार सबसे बड़ा आज साकिब निसार साहब हैं। और जिस शख्स ने, इमरान खान ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है, उनके वोटों का चोर है। ऐसे शख्स को सादिक और अमीन करार देने वाला शख्स कितना बड़ा सादिक और अमीन है, आज पूरी दुनिया के सामने वो साजिश भी बेनकाब हो गई, और सादिक और सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट्स देने वाला और लेने वाला दोनों आज पूरी दुनिया के सामने कुदरत ने उनको बेनकाब कर दिया। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में शामिल थे, जिनके नाम सामने आ चुके हैं और जिनके नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट इमरान खान न सिर्फ सवाए बदनामी, रुसवाई, तबाही और इबरत के और कुछ भी नहीं है, तो वो सब जिम्मेदारान जो इस तबाही, बर्बादी, रुसवाई और इबरत के निशान को आज हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं, अगर वो अपने गुनाहों का जो इतराफ़ आज नहीं कर सकते कौम के सामने, तो इतना ज़रूर करें कि पीछे हट जाएं
और इंसाफ के रास्ते की रुकावट न बने। रेत में सर छुपाने से आपका जुर्म नहीं छुपेगा। उन जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश में मजीद एक्सपोज होने से अपने आप को बचाएं और ऐसे पॉइंट पे मामलात को ना लेकर जाएं जहां से वापसी आपकी, मुल्क और कौम की बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये इबरत का निशान है, इबरत का मकाम है। इससे सबक सीखें बजाय इसके कि आप जुल्म को और दवाम दें। इसका एक ही बाइज्जत रास्ता है, एक ही हल है, एक ही तरीका है, एक ही रिडेम्पशन है, एक ही वे आउट है, और वो ये है कि जो तारीखी नाइंसाफियां आप कर चुके हैं उनको आप अनडू करें। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, और इंसाफ मजीद मुकदमेबाजी से नहीं मिलेगा। जो असूल आपने लागू किए थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को सजाएं झूठी सुनाई जा रही थी, जब उन पर झूठे मुकदमे बन रहे थे और जारी थे, उस वक्त जिस तरह आपने आईन, कानून और तरीक़ा कार का मजाक बनाया था, तो आज आप बहुत हो गया। नवाज शरीफ ने 5 साल जुल्म सहा, 5 साल नाइंसाफ़ी सही, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल नाइंसाफ़ी सही। 5 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तो अब बहुत हो गया। अब उन सजाओं को अनडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। इसके सिवा ना आपकी कोई रिडेम्पशन है, ना इसके सिवा आपकी कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता या एग्जिट मुमकिन है। अजान। नवंबर को आईएसआई चीफ की तब्दीली हो रही है 19 नवंबर को, तो आपकी नए आईएसआई चीफ से क्या तवक्कुआत हैं आप? मेरा ख्याल है कि जो आज धक्कम पेल के थ्रू लेजिस्लेशन करने की कोशिश की जा रही थी, वो उसी 19 या 20 तारीख को सामने रख के की जा रही थी कि उनकी मौजूदगी में जो आइन और कानून की तबाही मचा सकते हो वो मचाओ। लेकिन आप देख लें, उनके कुर्सी पे होते हुए भी, सब ताकत के मौजूद होते हुए भी आज उनकी हर वार नाकाम जा रहा है, उनकी हर कोशिश जो है वो रायगां जा रही है। तो इसमें आने वालों के लिए भी सबक हैं, जाने वालों के लिए भी सबक हैं। मेरे सबक याद कराने से उनको सबक याद नहीं होगा। जो हालात और वाक़यात पिछले 3-4 साल में और ख़ुसूसन पिछले 2 महीने में इस्टेब्लिश हुए, तो अगर आपको ये लगता है कि ताकत के बलबूते पर यू विल गेट अवे विद इट, ये नहीं होगा। तो इसी में बहुत बड़े सबक है सीखने वालों के लिए। मैडम क्या कहेंगे, आज जो है ज्वाइंट सेशन में भी जो हुकूमती इत्यादी है, खासतौर पीटीआई के अरकान कहते हैं आईन ही हमें जबरदस्ती लाया गया है, तो क्या आप समझती हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया? आपने जब कहा ना हुकूमती इत्तेहादी, मुझे लगा आपने कहा हुकूमती कैदी। तो जो हुकूमत अपनी पहले ही जो भीख में दी हुई इमदाद पर खड़ी हो, और जब उसके लोग ये कहना शुरू कर दें, तो मुझे उसमें और क्या बाकी बचता है कहने के लिए। ये नविश्ता ही दीवार है। हुकूमती इत्तेहादी भी पढ़ रहे हैं, हुकूमत भी पढ़ रही है, लाने वाले भी पढ़ रहे हैं, जो लाए गए वो भी पढ़ रहे हैं, और आवाम भी पढ़ रही है। नाकामी हालात दिखाई दे रहे हैं। इस हुकूमत का खात्मा जो है, कम से कम इमरान खान खुद अपने बोझ से जो है इस हुकूमत को गिरा देंगे।
یہ بظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا پاکستان مسلم لیگ نواز جو ان ہاؤس چینج ہے، کیونکہ جو انتخابی اصلاحات ہونی ہیں جو کہ حقیقی اصلاحات ہیں، اس کے لیے ان ہاؤس چینج کی طرف بڑھے گی، یا یہ آپشن جو یہ دروازہ کلوز کر چکی ہے مسلم لیگ نواز کے ان ہاؤس چینج جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، چاہے ارلی الیکشن ہو جائے اس کے بعد؟ دیکھیں اس جو بھی اب سچویشن ہے اس کا ایک ہی حل ہے جو میں نواز شریف صاحب سے گاہے بگاہے سنتی رہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنا ہے، اس تباہی سے نکالنا ہے جس میں اس کو عمران خان نامی شخص دھکیل چکا ہے. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس کا راستہ فری اینڈ فیئر الیکشنز. عوام کے راستے سے ہٹ جائیں، عوام کے سیلاب کے آگے بند نہ باندھیں. اس سے آپ کو بہت سخت نقصان ہوگا، ناقابل تلافی نقصان ہوگا. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیں، عوام کو ان کے نمائندے چننے دیں. ان ہاؤس چینج تو 2023 میں ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی مدد سے ہوتا ہے، ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. ہم صرف ایک سیکنڈ، ہم صرف عوام کے کو دیکھ رہے ہیں. انہی پر اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اپنا فیصلہ چھوڑے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے. اگر جو انڈو ہو جائے تو آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے؟ صرف انڈو ہونے سے صرف انڈو اور ان کو سزائیں نہیں ہونی چاہیے جن کا پروجیکٹ ناکام ہوا ہے بقول آپ کے؟ سزاؤں کا آغاز تو ہو گیا ہے، اور وہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے. سزا جو ہے وہ صرف جیل میں بند ہونے کو سزا نہیں کہتے. جب ایک بے گناہ، میں تو اچھی طرح یہ بات جانتی ہوں، جب ایک بے گناہ جیل میں جاتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے سزا ہوئی ہے. وہ تو بڑی حوصلے سے اس کو کاٹتا ہے کہ یہ تو میرے راستے کی ایک ایسی ایک کانٹا تھا جس کو مجھے چننا ہی تھا، کیونکہ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں. صرف جیل سزا نہیں ہوتی. جو آج جس عبرت کا وہ نشان چلتا پھرتا ایک انسان عبرت کا نشان بنا ہے، سزا وہ ہوتی ہے جس سزا کے ساتھ ان کو پوری زندگی رہنا پڑے گا. وہ جہاں جائیں گے ان کو انہی القابات سے لوگ نوازیں گے. جیل تو 3 سال 6 سال 8 سال 10 سال 2 سال 1 سال میں ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ سزائیں ان کے ماتھے پر قدرت نے لکھ دی ہیں جن سے وہ پیچھا کبھی نہیں چھڑا سکتے. میری نظر میں اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے. سابق جج کے ایفیڈیوٹ کو کیا آپ کی لیگل ٹیم عدالت میں لے کر آئے گی اور جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بنوائے گی؟ دیکھیں ایک سیکنڈ ہائی کورٹ کے جج کا نام بھی آیا، تو کیا یہ کیس کسی ہائی کورٹ میں ابھی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گی اور ہم اس چیز کو وے کریں گے. اور یہ میری لیگل آپشنز ابھی کھلی ہیں، میں اس کو ابھی ڈسکس بھی کر رہی ہوں. اور تھوڑا ٹائم آج نیب نے خود ہی مانگ لیا ہے. وہ نیب جو روزانہ کی بیسس پہ میرے کیس کو چلانا چاہتی تھی اور جو روز عدالت میں درخواست دیتی تھی کہ مریم کو یا گرفتار کیا جائے یا روز اس کے کیس کو عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے، آج وہ پتہ نہیں کس ناموشی سے میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میں کیونکہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو وہ چہرہ نہیں دیکھ سکی. آج انہوں نے خود 2 ہفتے مانگ لیے کیونکہ ان کے پاس کسی بھی چیز کا کوئی جواب نہیں. پی ڈی ایم سے پی ٹی آئی کے لوگ کتنے لوگ رابطے کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی ون ٹائم یوز کی لکھی ہوئی جماعت نظر آ رہی ہے؟ پی ٹی آئی جس طرح وجود میں آئی تھی اسی طرح وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. اس کی اتنی ہی زندگی تھی. وہ پہلے دن سے وینٹیلیٹر پہ تھی، پہلے دن سے وہ آکسیجن پہ تھی، اور اس کی اتنی ہی زندگی تھی. مجھے لگتا ہے کہ آزمائش تو انسان پہ آ جاتی ہے، ہم پر بھی آئی، میاں صاحب پر بھی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون پر بھی آئی، اور پاکستان کے عوام پر سب سے بڑی مشکل آئی وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان شاید وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں صبح مہنگائی کچھ اور ہوتی ہے، دوپہر کو کچھ اور ہوتی ہے، رات کو کچھ اور ہوتی ہے، جہاں مہینوں کے حساب سے نہیں، سالوں کے حساب سے نہیں، گھنٹوں کے حساب سے نہیں، منٹوں کے حساب سے جو ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے. اور آج ہم یہ سنتے ہیں کہ 3 دفعہ گیس ملے گی دن میں، جیسے وہ 1-1 کلو یا 2-2 کلو چینی کے تھیلے پاکستان کے عوام کو بھیک کی طرح تھمائے جاتے تھے انگوٹھے پہ نشان لگا کر. آج اسی طرح صبح ناشتہ آپ کو اگر آپ نے پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے اور گیس کا وقت ختم ہو گیا تو وہ وقت کا تعین کہ آپ کب ناشتہ کریں گے، کب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، کب تہجد کا وقت شروع ہوگا، کب آپ گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں، کب آپ کو گیس ملے گی، کب آپ دوپہر کا کھانا کھائیں گے، کب آپ رات کا کھانا کھائیں گے.
इमरान खान तय करेगा, जिसके घर में बनी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिला तातुल 24 घंटे गैस आती है, जिसके किचन का खर्चा या हुकूमत पाकिस्तान देती है या पाकिस्तान के अवाम देते हैं, उसको क्या लगे चीनी की कीमतों से, डीजल की कीमतों से, फर्राटे भरती हुई 10 मर्सिडीज़ की जो उसका कॉन्वॉय जाता है, उसको क्या पता कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलता है, डीजल की क्या प्राइस है, बिजली की क्या कीमतें हैं, गैस की क्या कीमतें हैं। ये तो पाकिस्तान के अवाम जाने बेचारे जो ये अजाब पूरा दिन और पूरी रात भुगतते हैं। मैडम ये भी नहीं है कि राना शमीम साहब जो है वो लंदन में मुलाकातें भी करते थे नवाज शरीफ साहब से और आपकी पार्टी के रुकन भी रहे हैं, तो उसके बाद उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहती है? और एफिडेविट के हवाले से ये है कि जिस नोटरी पब्लिक से आपने उनका टेस्ट करवाया उससे आपने भी यूज किया था, हालांकि वहाँ पे 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे नोटरी पब्लिक वकला थे जिनसे अटेस्टेड करवाया जा सकता है, क्या कहना? सबसे पहले तो जो यूके के जितने भी ये इदारे हैं वो क्रेडिबल हैं, उनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो लोगों को जानते भी हैं, लोग उनको जानते हैं। तो ये कहना कि वो किसी फलां शख्स को जानते थे और राब्ता किया था, राब्ता तो अरशद मलिक साहब ने भी किया था। जब इंसान को अल्लाह ताला ने सुरखरू करना होता है तो राब्ते भी हो जाते हैं सब। तो वो प्राइम मिनिस्टर रहे, सब उनको जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई अननोन शख्स है जिसको कोई जानता नहीं है। और जब तक आपने नोटरी पब्लिक की बात की तो वही ये इदारा है जहाँ से हुकूमत पाकिस्तान भी अपने पेपर्स अटेस्ट कराती रही है। तो जिसकी क्रेडिबिलिटी ये हो कि दुनिया में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उस बात को डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, उनकी स्टैम्प को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो चाहे ए से हो, बी से हो, सी से हो, इस बात का कोई ना स्टैंडिंग है ना इस बात में कोई सब्सटेंस है। अपराध के हवाले से बड़ा मामला संगीन होता जा रहा है। लापता सहाफी मुदस्सर नारू 3 साल उसको हो गए, उनकी फैमिली और उनका 4 साल बच्चा आपसे मिलने के लिए अभी आया है यहाँ पे, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी वो कहाँ है खातून और बच्चा, आप उनको ले आए। मैं अभी जा रही हूँ, PFUJ ने मुझे आज इन्वाइट किया हुआ है, PFUJ ने मुझे इनवाइट किया हुआ है बतौर स्पीकर, तो मैं आज वहीं पर जा रही हूँ। मैं इस बच्चे को भी लेके जाती हूँ, मैं इस खातून को भी लेके जाती हूँ, वहाँ पर आप मेरी बात सुन लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्रेडिबल इदारा है नोटरी पब्लिक, तो आप अपनी मनी ट्रेल की भी कोई नोटरी पब्लिक करवा के अदालत में जमा करवाएंगे या समझते हैं कि हमने कराई थी? आपने करवाई है? जी बिल्कुल, मेरी जो ट्रस्ट डीड है वो नोटराइज्ड है, हर चीज़ नोटराइज्ड है। हमने जाली डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए इन लोगों की तरह जिनके पास आज कोई जवाब नहीं है मेरे इल्जामात का देने का। शुक्रिया। आइए आप मेरे साथ YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।